अच्छा बेटा जी, हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख चुके हैं। हम लोग डिमांड का टॉपिक देख चुके हैं। अब हम लोग डिमांड की ही फैमिली में फर्दर आगे बात कर रहे हैं, जिसका नाम है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको जरा समझना है, गौर से देखिएगा बेटा चीजों को। एक सेकेंड यार। अच्छा जी, तो टॉपिक का नाम है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सही है। अच्छा, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मिलता जुलता है, उन्हीं की फैमिली का है। और ये कभी भी अकेले टेस्ट नहीं होते कि पीईडी अकेला बता दो क्या है या वाईडी अकेला बता दो क्या है। ये हमेशा कंपेयर होके आते हैं। तो इनको गौर से समझना है बेटा बहुत। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसकी जरा डेफिनेशन को देखिएगा। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन आपसे क्या कहती है? मैं जरा इसको कॉपी पेस्ट करूं वहां पे। ये देखें जी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन कहती है कि इट मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो जो आप लोग पीईडी की डेफिनेशन पढ़ते थे, वही ऑलमोस्ट सेम डेफिनेशन है, बट प्राइस की जगह पर यहां पे क्या आ जाएगा? इनकम। मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन इनकम। फॉर्मूला भी तकरीबन सेम है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? वाई डी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। बस ये डिफरेंस है बेटा। प्राइस की जगह पर आप क्या ले रहे होंगे? प्राइस की जगह पर आप इनकम ले रहे होंगे। तो बड़े ख्याल से मिक्सअप मत कर दीजिएगा चीज़ों को। पीईडी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वाईडी का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, तो बड़े ख्याल से बेटा चीज़ों को लेके चलिएगा। अच्छा, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में किस तरह यूज़ कर रहा हूँ? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ। अब बेटा इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले से आपके पास तीन वैल्यूज आती हैं। या तो वो होगी पॉजिटिव, या तो वो होगी नेगेटिव, या तो वो होगी जीरो। अब पॉजिटिव वैल्यू आपके पास कौन सी होती है बेटा? नॉर्मल गुड, सही है। नेगेटिव वैल्यू आपके पास कौन सी होती है? इंफीरियर गुड। और जीरो आपके पास क्या होती है बेटा? नेसेसिटी गुड। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग एक एक करके बात कर रहे होंगे। पहले आए जरा हम लोग बात करते हैं। अगर आपका वाईडी पॉजिटिव आता है, तो वो पॉजिटिव वाईडी कौन सा होता है जी? नॉर्मल गुड का। अब नॉर्मल गुड क्या होता है बेटा? नॉर्मल गुड वो गुड होता है जो कि एक ब्रांडेड गुड होता है, ठीक है, जो कि एक लग्जरियस गुड होता है, जो कि एक एक्सपेंसिव गुड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपकी अपनी प्राइवेट कार। बेटा लॉजिकल सी बात है, अगर आपके पास इनकम होगी अगर इनकम होगी तभी तो अपनी प्राइवेट कार अफोर्ड कर पाओगे ना। तो डिमांड फॉर प्राइवेट कार विल राइज, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इनकम नहीं है, आप गरीब आदमी हैं, तो क्या आप अपनी प्राइवेट कार अफोर्ड कर पाएंगे? क्या आप उसकी मेंटेनेंस करवा पाएंगे? क्या आप उसका फ्यूल भरवा पाएंगे? नहीं। तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड विल फॉल। बेटा नॉर्मल गुड में एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? नॉर्मल गुड में बेटे आपके एरोज जो हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जब भी एरो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, इसका मतलब है कि दो कमोडिटीज में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। तो नॉर्मल गुड में इनकम और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप आ रहा है बेटा? पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है। अब यहां पे देखो, यहां पर आ गई इनकम और इधर आ गई आपके पास क्वांटिटी। रिलेशनशिप कैसा है? पॉजिटिव।
तो कर्व कैसा बनेगा आपके पास? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बन रहा होगा फॉर नॉर्मल गुड। कि भाई फॉर एग्जाम्पल ये इनकम लेवल चल रही थी, ठीक है, और ये करंटली डिमांड चल रही थी, इनकम लेवल वाई, डिमांड का डी, क्वांटिटी का क्यू ले लो, चलो ठीक है। आप ऑपरेट कर रहे हैं पॉइंट ए पे। बेटा आपके पास जब इनकम लेवल बढ़ेगी, आप पहले के मुकाबले में ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अफोर्ड कर पाएंगे, लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज अफोर्ड कर पाएंगे। तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। आप आ जाएंगे क्यू से Q1 और आप आ गए बेटे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे। यहां तक कोई मसले वाली बात? यहां तक कोई मसला बेटा? सही है, बेसिक कहानी चल रही है। अब बेटा कहानी चेंज पता है कहां पे होती है? जब नॉर्मल में फर्दर दो कैटेगरीज ऑफ गुड्स आ जाते हैं। नॉर्मल में फर्दर दो कैटेगरीज ऑफ गुड आ जाते हैं। एक होता है आपके पास नॉर्मल इलास्टिक, ठीक है, और एक होता है आपके पास नॉर्मल इनइलास्टिक। एक होता है नॉर्मल इलास्टिक और एक होता है नॉर्मल इनइलास्टिक। इनके बारे में जरा समझो बेटा। नॉर्मल गुड की कैरेक्टरिस्टिक तो चेंज नहीं होगी, यानी कि ये लग्जरी गुड है, ब्रांडेड गुड है, एक्सपेंसिव गुड है, ये चीज तो चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं नॉर्मल इलास्टिक की, नॉर्मल इलास्टिक का मतलब ये है कि आपकी इनकम लेवल थोड़े से बढ़ेगी तो आपकी डिमांड कंपैरेटिवली ज़्यादा से बढ़ेगी। आपकी इनकम लेवल अगर थोड़े से कम होगी तो आपकी डिमांड कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा से कम हो रही होगी। देखो रिलेशनशिप तो अभी भी पॉजिटिव है, रिलेशनशिप में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, बट इसकी कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा सा चेंज है। अगर मैं एग्जाम्पल यहां पे दूं, एग्जाम्पल ब्रांडेड क्लोथ्स। बेटा जब आप गरीब थे, आप सस्ते कपड़े पहनते थे, ठीक है, आप जैना मार्केट से, रैक से, यहाँ वहां से छोटी मोटी दुकानों से कपड़े खरीदते थे। आज आप अमीर हो गए, हल्की सी इनकम बढ़ी, आपकी इनकम लेवल बढ़ी, तो आपने फौरन से ब्रांड पे शिफ्ट मारा। आपने फौरन से ब्रांड पे शिफ्ट मारा, आपने फौरन से उस लग्जरी पे शिफ्ट मारा। अब आप लिवाइस के आउटलेट जा रहे हैं, या आप जोडानो खरीद रहे हैं, या फिर आप नाइकी की ओरिजिनल शर्ट खरीद रहे हैं, ओरिजिनल शूज खरीद रहे हैं। आपकी इनकम लेवल थोड़े से बड़ी, वो नहीं बोलते नया नया अमीर होना, आपकी इनकम लेवल थोड़े से बड़ी, आपके शशके बढ़ना शुरू हो गए। इसे कहते हैं नॉर्मल इलास्टिक। रिलेशनशिप क्योंकि पॉजिटिव है तो कर्व तो अभी भी अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, लेकिन जरा कर्व के शेप को देखिएगा। यहां पे आ गई आपके पास इनकम, यहां आ गई आपके पास क्वांटिटी। बेटा कर्व तो अपवर्ड ही जाएगा, बट वो ऐसा एक फ्लैटर कर्व जा रहा होगा, ऐसा एक फ्लैटर कर्व जा रहा होगा। जरा समझना, अब ये देखो, पहले आपके पास ये इनकम लेवल थी, आप इतनी क्वांटिटी जो है वो ले रहे थे नॉर्मल गुड की, ठीक है, आप ऑपरेट कर रहे थे पॉइंट ए पे। आपकी इनकम लेवल थोड़े से बढ़ी, आपकी इनकम लेवल थोड़े से बढ़ी, तो बेटा उसकी वजह से आपकी डिमांड कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा से बढ़ जानी चाहिए। इनकम लेवल थोड़े से बढ़ी और डिमांड कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा से बढ़ रही है, यानी कि आप फौरन से ब्रांड्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हो। इसी को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं नॉर्मल इन इलास्टिक पे, वो क्या कहता है कि इनकम लेवल अगर ज़्यादा से बढ़ेगी तो आपकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ थोड़े से बढ़ेगी, या इनकम लेवल अगर ज़्यादा से कम होगी तो आपकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ थोड़े से कम होगी। बेटा रिलेशनशिप अभी भी कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। रिलेशनशिप अभी भी कैसा आ रहा है आपका? पॉजिटिव। लेकिन यहां पर एग्जाम्पल को सुनो। एग्जाम्पल क्या है? लेट से ब्राउन राइस। यहां पर एग्जाम्पल क्या आ गई? ब्राउन राइस। आप जब अमीर हुए, बट इन इलास्टिक में क्यों डिमांड कम से बढ़ेगी? इवन इनकम बता रहा हूं ना, सुने तो सही। एग्जाम्पल ब्राउन राइस। फॉर एग्जाम्पल बेटा जब आप अमीर हो गए, आप हेल्थ कॉन्शियस होना शुरू हो गए, ठीक है, आपने ब्राउन राइस खाना शुरू कर दिया या आपने अच्छा खाना खाना शुरू कर दिया। लेकिन बेटा अमीर होने का ये मतलब तो नहीं है ना कि अगर आप पहले 2 प्लेट चावल खाते थे तो आप ढाई, अब आप 4 प्लेटें चावल खाएंगे या आप 20 प्लेटें चावल खाएंगे। अगर आप 2 रोटी दिन की खाते थे तो आप 20 रोटियां खानी शुरू कर देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। ये जरूर हो सकता है कि जी फॉर एग्जाम्पल आपने खाने के बाद डेजर्ट खाना शुरू कर दिया, आप अच्छे कॉफ़ी शॉप में जाके कॉफ़ी पीना शुरू हो गए।
अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप 50-50 कॉफियां पीने शुरू कर देंगे, 50-50 कप पीना शुरू कर देंगे। बेटा कॉफी तो उतनी पियोगे जितनी पीते हो, लेकिन पहले के मुकाबले में अच्छी जगह पे पी लोगे। या इस बार आप कॉफी के साथ कोई कपकेक भी मंगवा लेंगे, कोई बिस्किट शिस्किट मंगवा लेंगे। यानी कि इनकम लेवल ज्यादा से बढ़ रही है, डिमांड सिर्फ और सिर्फ थोड़े से बढ़ रही। ठीक है। अब यहां पे जरा कर्व को देखो, इधर आ गई आपके पास इनकम, और यहां पे आ गई आपके पास क्वांटिटी। रिलेशनशिप पॉजिटिव है तो कर्व तो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, बट वो ऐसा एक स्टीपर कर्व बन रहा हो। ठीक है, ऐसा एक स्टीपर कर्व बनेगा कि जी फॉर एग्जांपल पहले ये इनकम लेवल थी और आप नॉर्मल गुड इतना खरीद रहे थे। ठीक है, क्वांटिटी क्यू आप ऑपरेट कर रहे हैं पॉइंट ए पे, आपकी इनकम लेवल ज्यादा से बढ़ी, आप आ गए वाई से वाई वन। ठीक है, इनकम लेवल आपकी ज्यादा से बढ़ रही है, लेकिन आपकी डिमांड जो है वो कंपैरेटिवली उतने अमाउंट से नहीं बढ़ रही, थोड़े से अमाउंट से बन रही है, और आप आ गए फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। कोई मसला बेटा? मतलब सर क्वांटिटी वही रहेगी बट क्वालिटी इंप्रूव, हाँ कह सकते हो, कह सकते हो। क्वांटिटी भी बढ़ सकती है, मतलब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि अब आप खाने के बाद मीठा भी खाते हैं, डेजर्ट खा रहे हैं, पहले नहीं खा रहे थे, आप खा रहे हैं, तो क्वांटिटी आपकी बढ़ रही है, लेकिन थोड़े से बढ़ रही। अब आप एक गुलाब जामुन ही खाओगे या दो खा लोगे, आप 200 गुलाब जामुन तो खाओगे नहीं बैठ। सही है, कोई मसले वाली बात? वेरी गुड। अच्छा जी, तो ये बेटा गेम था नॉर्मल गुड का। अब नॉर्मल की वैल्यू पॉजिटिव क्यों होती है? क्योंकि रिलेशनशिप की वजह से, कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। अब इसको जरा हम लोग कन्वर्ट मारते हैं इंफीरियर गुड पे। नाउ व्हाट इज इंफीरियर गुड? इंफीरियर गुड जो है वो नॉर्मल का ऑपोजिट होता है, और इंफीरियर में वाई डी की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। कैसी वैल्यू है? नेगेटिव। अब बेटा जरा बात सुनना, इंफीरियर गुड क्योंकि नॉर्मल का बिल्कुल ऑपोजिट है, वो एक्सपेंसिव गुड था, लग्जरी गुड था, ब्रांडेड गुड था। तो इंफीरियर का उर्दू में मतलब क्या होता है? उर्दू में इंफीरियर का मतलब होता है कमतर, जो कम है, वैल्यू में कम है, क्वालिटी में कम है। तो बेटा इसकी क्वालिटी कैसी होगी? लो, लो क्वालिटी। ठीक है, वो ब्रांडेड गुड था, ये कैसा होगा? जेनेरिक गुड होगा। ठीक है, वो एक्सपेंसिव था, ये कैसा होगा? चीप गुड होगा। एग्जाम्पल, वहां पर प्राइवेट कार थी, यहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। क्या आ जाएगा यहां पर? पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब बेटा बात सुनो, अगर आपकी इनकम लेवल बढ़ती है, अगर आपकी इनकम लेवल बढ़ती है तो क्या आप पागल हैं कि आप बस में धक्के खाएंगे? नहीं ना। तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड विल फॉल। हाँ, लेकिन अगर आपकी इनकम लेवल गिरती है तो मजबूरन ना चाहते हुए भी आपको बस में धक्के खाने पड़ेंगे, यानी कि डिमांड फॉर इंफीरियर गुड विल राइज। अब बेटा एरोज आपके जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट? ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या है कि रिलेशनशिप कैसा आ गया? नेगेटिव। ठीक है, रिलेशनशिप कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। अब यहां पर इसकी जरा डायग्राम को देख लें, इधर आ गई आपके पास इनकम, इधर आ गई आपके पास क्वांटिटी। बेटा कर्व कैसा बनना चाहिए? डाउनवर्ड स्लोपिंग, सिंपल डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। कि भाई पहले मेरी ये इनकम लेवल चल रही थी, मैं इतना सामान खरीद रहा था, ठीक है, मैं ऑपरेट कर रहा था पॉइंट ए पे। जब मेरी इनकम लेवल गिरेगी तो ना चाहते हुए भी मुझे बसों में धक्के खाने पड़ेंगे। तो जब इनकम लेवल गिरेगी तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुडविल राइज, डिमांड फॉर इंफीरियर गुडविल राइज, और बेटे आप आ जाएंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। कोई मसला? कोई मसला? अच्छा, अब इसमें भी इलास्टिक और इनइलास्टिक वाली बात आ जाती है। अब उसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यार नॉर्मल क्या कहते हैं, इंफीरियर इलास्टिक और इंफीरियर इन इलास्टिक। इसमें आप इस तरीके से लेके चल लेते हैं कि भाई अगर आपकी इनकम लेवल ज्यादा से गिर रही है
तो आपकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ थोड़े से कम हो रही होगी। यानी कि मैं इस तरह से बात करूं कि जैसे मोटरसाइकिल, बाइक जो होती है इज अ फॉर्म ऑफ इंफीरियर गुड इन फ्रंट ऑफ कार। गाड़ी जो है नॉर्मल गुड है, बाइक जो है वो इंफीरियर गुड है, ठीक है ना। अब इसको चलो और आसान कर लेते हैं, और छोटा कर ले और मजेदार कर लेते हैं एग्जाम्पल को। बेटा, सबसे महंगी गाड़ी जो लेट से करोड़ रुपए की गाड़ी है, करोड़ रुपए की गाड़ी के सामने जितनी भी गाड़ियां करोड़ रुपए से कम है वो सब इंफीरियर गुड है, ठीक है। अब अगर आपको गाड़ी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपकी फैमिली बड़ी है, आपको गाड़ी चाहिए फॉर ट्रैवलिंग, तो उस पॉइंट पे क्या है कि आप अगर 50 लाख की गाड़ी में घूमते हो और वो एक्सपेंसिव पड़ रही है, तो आप उसको बेच के 30 लाख की गाड़ी ले लोगे, आप 20 लाख की गाड़ी ले लोगे। यानी कि आप उसको बिल्कुल जीरो नहीं कर दोगे, आप सस्ती गाड़ी पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि देखो मैं कम वैल्यू वाले गुड पे जा रहा हूं। जैसे ही मैं कम वैल्यू वाले गुड पे जाता रहूंगा तो मैं इंफीरियर की तरफ और जाता रहूंगा। समझ रहे हैं बात को। तो इसमें भी इस तरह की कैटेगरी आ सकती है, लेकिन इतनी डिटेल एग्जामिनर इंफीरियर के लिहाज से नहीं मांगता। लास्ट केस पे आइएगा। लास्ट केस जो आपका आता है बेटा नेसेसिटी, और नेसेसिटी गुड की वैल्यू क्या होती है, वाई ई डी इज इक्वल्स टू जीरो। एग्जाम्पल ले लें मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन की एग्जाम्पल ले लो। बेटा जी, भले आपकी इनकम बढ़े या भले आपकी इनकम कम हो, क्या आप दवाई खाना छोड़ देंगे? नहीं। अच्छा, एक और एग्जाम्पल जो बुक में यहाँ पे लिखी है वो क्या है, टेबल सॉल्ट, नमक। भले आपकी इनकम बढ़े या भले आपकी इनकम कम हो, क्या आप खाने में नमक डालना छोड़ देंगे? नहीं। तो बेटा भले इनकम बढ़े भले इनकम कम हो, आपकी डिमांड पे कोई भी अफेक्ट नहीं आता, आपकी डिमांड पे कोई भी अफेक्ट नहीं आता, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डायग्राम यहां पर बनाऊं तो देखिएगा जरा, इधर आ गई आपके पास इनकम, यहां पर आ गई आपके पास क्वांटिटी। बेटा कर्व कैसा बनना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। कि भले आपकी इनकम लेवल बढ़ जाए या भले आपकी इनकम लेवल कम हो जाए, आपकी क्वांटिटी पे कोई भी अफेक्ट नहीं आ रहा होगा। कोई मसले वाली बात है बेटा, समझ गए। ठीक है, तो बेटा ये हम लोगों ने अपनी बात की है नॉर्मल की, इंफीरियर की और नेसेसिटी, सही है। अब जिस तरीके से हम लोगों ने एक चीज सीखी थी कि यार यूजफुलनेस ऑफ पीईडी फॉर प्रोड्यूसर, यूजफुलनेस ऑफ पीईडी फॉर गवर्नमेंट, उसी तरह बेटा यूजफुलनेस ऑफ वाईडी भी आती है। यूजफुलनेस ऑफ वाईडी फॉर प्रोड्यूसर एंड यूजफुलनेस ऑफ वाईडी फॉर गवर्नमेंट, इसको भी जरा समझ लेते हैं। बताता हूँ बेटा, उसको जरा सब्र करो, बताता हूँ। बेटा केस यहाँ पे क्या है, हम बाद में बताता हूँ आपको। सर हम जब भी इनकम वाला फैक्टर बताएंगे तो हम ग्राफ इनकम वाला बनाएंगे। इनकम वाला बनाओगे, वाईडी की बात करोगे तो इनकम वाला कर्व आप बनाएंगे। अच्छा बेटा देखें, आपके पास बिजनेस लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, जिस तरह इकोनॉमिक लाइफ साइकिल है, बिजनेस लाइफ साइकिल है। आप लोगों ने ये बात पढ़ी भी है कि आपके पास 4-5 स्टेजेस आते हैं, ग्रोथ, बूम, रिसेशन, स्लंप। इकोनॉमिक्स में ये 4 होते हैं। बिजनेस में इंट्रोडक्शन भी आ जाता है, मेच्योरिटी भी आ जाता है, खैर हमें उसके बारे में बात नहीं करनी। हमने बात करनी है सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ, बूम, रिसेशन और स्लंप के बारे में। और इनमें से भी जो हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है वो है बूम और रिसेशन। ये दो की बात थ्रू आउट चल रही होती है कि बूम और रिसेशन में क्या हिसाब किताब चल रहा होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब बूम और रिसेशन में डिफरेंस क्या होता है। देखो, बूम एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पर आपकी इनकम लेवल काफी ज्यादा होती है, जहां पर आपके मुल्क में जॉब्स क्रिएट हो रही होती हैं, जहां पर आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट होती है, स्पेंडिंग लेवल लोग ज्यादा कर रहे होते हैं, फायदे में होते हैं, मजे में जी रहे होते हैं। रिसेशन एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर लोगों के हालात खराब होते हैं, जहां पर बेरोजगारी ज्यादा होती है। जब बेरोजगारी ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है बेटा, इनकम भी नहीं होगी आपके पास, तो इनकम लेवल भी नहीं होती, स्पेंडिंग भी कम होती है। इस तरह पाकिस्तान के हालात है, हम रिसेशन में बैठे हुए। तो बेटा अब अपने आप को एज अ कार प्रोड्यूसर सोचे, समझे, आप लोग गाड़ी बेचते हैं और आप नई गाड़ी भी बेचते हैं, आप सेकेंड हैंड कार भी बेचते हैं, शोरूम है आपका।
तो बेटा जब आप एक कार शोरूम ओनर हैं, आप गाड़ियां बेचते हैं, और आपको पता है कि आपके मुल्क के हालात बहुत अच्छे चल रहे हैं, यानी कि लोगों के पास नौकरियां हैं, लोगों के पास स्पेंडिंग पावर है, लोग मजे में जी रहे हैं। तो जब लोगों को बेटा ये चीज आपने नोटिस कर ली कि लोगों के पास इनकम लेवल है, तो खुद सोचो बूम में आप न्यू कार बेचेंगे कि सेकेंड हैंड कार बेचेंगे? जल्दी से बताएं चैट में। बूम में एक प्रोड्यूसर नई गाड़ी बेचेगा कि सेकेंड हैंड कार बेचेगा? जल्दी से बताओ। न्यू कार बेचेगा। लॉजिकल सी बात है ना भाई। न्यू कार बेचेगा, वेरी गुड, न्यू कार बेचेगा। यानी कि बूम में एक प्रोड्यूसर जो है वो न्यू कार जब बेच रहा है तो वो न्यू कार क्या है? नॉर्मल गुड। वो न्यू कार क्या है? नॉर्मल गुड। लेकिन ये सेम प्रोड्यूसर जो रिसेशन आएगा, जब ये सेम प्रोड्यूसर रिसेशन में कौन सी गाड़ी बेच रहा होगा? सेकेंड हैंड कार, क्योंकि उसको पता है कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, लोगों की खरीदने की इस्तात नहीं है। तो ये सेम प्रोड्यूसर रिसेशन में कौन सी गाड़ी बेच रहा होगा बेटा? सेकेंड हैंड कार्स बेच रहा होगा। यानी कि रिसेशन में ये सेम प्रोड्यूसर इंफीरियर गुड बेच रहा होगा, और यही प्रोड्यूसर बूम में कौन सा गुड बेच रहा होगा? नॉर्मल गुड बेच रहा होगा। समझ में आती है बात? क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास सिचुएशन चल रही होती है। दिस इज हाउ वाईडी कैन बी यूजफुल टू अ प्रोड्यूसर डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमिक लाइफ साइकिल, कि हम किस स्टेज पे ऑपरेट कर रहे हैं। एक बिजनेस प्रोड्यूसर को उस हिसाब से डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है? तो बूम और रिसेशन की ये कहानी थी। अब जरा देखते हैं यूजफुलनेस ऑफ वाईडी फॉर गवर्नमेंट। बूम और रिसेशन का फर्क तो आपको समझ आ गया कि बूम में इनकम लेवल हाई होती है, रिसेशन में इनकम लेवल लो होती है। ठीक है जी? अब जरा कहानी को समझो। बेटा गवर्नमेंट का एम है सोसाइटी को फायदा पहुंचाना, सोसाइटी को सोशल वेलफेयर देना, जॉब्स क्रिएट करना, बिजनेस बनाना, वगैरह वगैरह, ये गवर्नमेंट का एम। अब बेटा जब गवर्नमेंट चाहती है कि वो अस्पताल बनाए, रोड बनाए, स्कूल बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, तो बेटा ये फ्री में तो चीजें होती नहीं है, या इंटरनेट से तो डाउनलोड नहीं होती। इसके लिए चाहिए होते हैं पैसे। अब गवर्नमेंट को बेटा पैसे अरेंज करने, तो गवर्नमेंट अपने टैक्सेस का निजाम चलाती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपके मुल्क में बूम चल रहा है या रिसेशन चल रहा है। ठीक है? अब लेट से मुल्क में बूम चल रहा है, जॉब्स हैं, इनकम लेवल है, लोगों को फायदा हो रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को पता है कि भाई मुझे ज्यादा टैक्स मिलेगा। तो बूम में गवर्नमेंट क्या करती है? बूम में गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है ज्यादा, यानी कि बूम में गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्सेस यानी कि इनकम टैक्सेस को बढ़ा देगी। गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्स यानी कि इनकम टैक्सेस को बढ़ा देगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि लोग पैसे कमा रहे हैं। गवर्नमेंट के पास यही एक मौका है पैसे कमाने का, टैक्स कमाने का। तो गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्सेस को बढ़ाती है ताकि गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिले, और ये सेम टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट गरीबों पे स्पेंड करे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करे, स्कूल पे स्पेंड करे, हॉस्पिटल पे स्पेंड करे। तो जब गवर्नमेंट ये चीजें कर रही होती है, इसको हम लोग कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसे क्या कहते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये पैसा जो आपने बूम में कमाया है, ये पैसा आप इस्तेमाल करते हैं इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के। तो बूम में गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्सेस क्या करेगी? बढ़ा देगी। ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है। जी जी, ये वेबसाइट से एक्सेस होंगे अभी। हाँ, ये आपको वहां पे पोर्टल अपना बनाना पड़ेगा, तो आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है? इसी तरह अगर बेटा हम बात करें रिसेशन की, रिसेशन में आपको पता है कि इनकम लेवल कम है, रिसेशन में आपके पास स्पेंडिंग पावर कम होती है, जॉब्स नहीं होती, अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो गवर्नमेंट यहां पर दो तीन काम कर सकती है। पहला काम क्या है? कि जो गवर्नमेंट ने बूम में टैक्स रेवेन्यू कमाया, वो टैक्स रेवेन्यू रिसेशन में आवाम पे स्पेंड कर दे। पहला काम ये है, पहला तरीका, कि जो पैसे आपने बूम में कमाए, ये पैसे आप रिसेशन में आवाम पर स्पेंड कर दें। पहला रास्ता। दूसरा रास्ता, देखो एक टैक्स होता है, उसका नाम होता है रिग्रेसिव टैक्स। ये आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे। मैं हल्की सी इसकी कहानी आपको समझाता हूँ। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या था? कि जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ती रहेगी वैसे वैसे टैक्स की चमाट बढ़ेगी, जो जितना अमीर होगा वो उतना टैक्स पे करेगा। ये होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या कहता है? रिग्रेसिव टैक्स ये कहता है कि जो बंदा जितना गरीब होगा उसको उतनी जोर की टैक्स की चमाट पड़ेगी। रिग्रेसिव टैक्स क्या बोलता है? कि जो बंदा जितना गरीब होगा उसको उतनी जोर की टैक्स की चमाट पड़ेगी। सर कैसे समझाएं?
समझ नहीं आया बेटा, बात सुनो। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स, जो आप जब सामान खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो आप टैक्स पे करते हैं, वो होता है आपका सेल्स टैक्स, और वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सही है ना? अब ये हर बंदे को पे करना है, रिगार्डलेस कि वो कितना अमीर है कितना गरीब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसने पे करना ही करना है। सामान खरीदेगा तो ऑटोमेटिकली पे कर देगा। अब एक चीज को जरा सोचो भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ फ्यूल भरवाने गया अपने घर के पास पंप पे, मैंने 100 रुपए का फ्यूल भरवाया। बेटा 100 रुपए के फ्यूल पे मैंने 10 रुपया टैक्स पे कर दिया। 100 रुपए के फ्यूल पे मैंने 10 रुपया टैक्स पे कर दिया। ठीक है। इसी तरह मेरी बिल्डिंग का जो गार्ड है, वो भी फ्यूल भरवाने गया, उसने भी 100 रुपए का फ्यूल भरवाया, और उसने भी कितना टैक्स पे किया? 10 रुपए टैक्स पे कर दिए। अब बेटा मुझे कहानी एक ये समझाओ कि 10 रुपए की ज्यादा इंपॉर्टेंस किसके लिए? मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है या गार्ड के लिए? जल्दी से बताओ। 10 रुपए की इंपॉर्टेंस मेरे लिए है या गार्ड के लिए है? फौरन से बता दें। 10 रुपए की इंपॉर्टेंस गार्ड के लिए, सिंपल सी बात है ना। 10 रुपए की ज्यादा इंपॉर्टेंस किसके लिए? गार्ड के लिए। तो बेटा कहने का मकसद क्या है कि जो बंदा जितना गरीब होता रहेगा उसको टैक्स की चमाट उतनी जोर की पड़ेगी। मुझे 10 रुपए से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे गार्ड को 10 रुपए से फर्क पड़ता है। अगर इसी तरह कोई और कंज्यूमर जो कि गार्ड से भी ज्यादा गरीब है, वो फ्यूल भरवाने जाता है, वो 10 रुपए टैक्स पे कर रहा है, तो बेटा 10 रुपए की इंपॉर्टेंस उसके लिए और ज्यादा है। तो यानी कि रिग्रेसिव टैक्स क्या बोलता है? वो कहता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम लेवल कम होती रहेगी, वैसे वैसे टैक्स की परसेंटेज क्या होती रहेगी बेटा? टैक्स की चमाट बढ़ती रहेगी। तो अब यहां पे काम क्या निकलता है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट को पता है मुल्क में रिसेशन चल रहा है, गवर्नमेंट को पता है कि मुल्क के हालात खराब हैं, तो पहला काम गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो पैसे बूम में कमाए वो रिसेशन में स्पेंड कर दो। दूसरी बात, रिसेशन में वो गुड्स जो कि बेसिक नेसेसिटीज हैं, फॉर एग्जांपल आटा, दाल, चावल, चीनी, फ्यूल, मेडिसिन, इनके ऊपर लगे हुए टैक्सेस क्या करो? कम कर दो। इनके ऊपर लगे हुए टैक्सेस क्या कर दो? कम कर दो। ये दूसरा काम। नेसेसिटी गुड पे रिग्रेसिव टैक्स यानी कि सेल्स टैक्स क्या कर दें? कम कर दें, ताकि गरीबों का भला हो। लेकिन सेम इनडायरेक्ट टैक्स आप किस पे बढ़ा दो? लग्जरी गुड्स पे। फॉर एग्जाम्पल एयरलाइन टिकट, जो बेटा बंदा अमीर है वो बूम में भी एयरलाइन टिकट इस्तेमाल करेगा, घूमने फिरने जाएगा, ट्रैवल करेगा। वो रिसेशन में भी घूमने फिरने जाएगा, ट्रैवल करेगा। सही है ना? तो आप अमीरों से टैक्स निकलवाओ ना भाई, लग्जरी गुड पे टैक्स लगा दो, गाड़ियों पे टैक्स लगा दो। जो बंदा बूम में गाड़ी ले रहा है वो रिसेशन में भी गाड़ी लेगा, उससे पैसे कमाओ। गरीबों की क्यों बजा रहे हो? तो आपको गरीबों का भला करना है, और आपको अमीरों पे टैक्स लगाना है ताकि गरीबों का भला हो सके। ठीक है? तो बूम में प्रोग्रेसिव टैक्सेस बढ़ाएंगे, और रिसेशन में रिग्रेसिव टैक्सेस क्या कर रहे होंगे हम लोग? कम कर रहे होंगे। बेटा कोई मसले वाली बात? समझ गए कहानी को? क्लियर है? वेरी गुड। अब जरा बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ वाईडी की बात कर लेते हैं। बेटा जनरल बेनिफिट्स तो आपके पास वही हैं। बेसिक एक तो फर्म वाला मैंने आपको बता दिया कि भाई डिपेंडिंग अपॉन बूम या रिसेशन हम लोग अपनी प्रोडक्ट को जो है वो चेक करते रहते हैं कि हम लोग क्या करें, उस हिसाब से हम लोग चीज़ों को लेके चलते रहते हैं। फिर लिखा हुआ है गाइड्स प्रोडक्ट प्लानिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग वही वाली चीज है कि भाई बूम चल रहा है तो लग्जरी बेचें, रिसेशन चल रहा है तो नेसेसरी गुड बेचें या फिर इंफीरियर गुड बेचें। यूजफुल फॉर टारगेट मार्केटिंग, यानी कि हम लोग इनकम के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। बेटा रोल्स रॉयस जो है वो सिर्फ अमीर आदमी खरीदता है, क्योंकि रोल्स रॉयस अ नॉर्मल गुड। ठीक है ना? तो जिसको हम लोग कहते हैं नीश मार्केट, हम लोग इनकम के हिसाब से भी तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना अपनी मार्केट को। नीश मार्केट वाला काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट है जो सिर्फ गरीबों के लिए है, लो इनकम हाउस होल्ड्स के लिए है। फॉर एग्जाम्पल बाइक हो गई, मोटरसाइकिल हो गई। अब तो खैर वो भी महंगी हो गई है, लाख रुपए से ऊपर की हो गई है, लेकिन गरीब लोगों के लिए तो भाई वही चीज है ना यार। तो आपने अपनी मार्केट को डिवाइड कर दिया। फिर जी हेल्प्स इन इंटरनेशनल एक्सपेंशन, के जी आप उस कंट्री में एक्सपेंड करें जहां पर इनकम लेवल ज्यादा है।
अब रोल्स रॉयस पाकिस्तान में तो बिकती नहीं है, बहुत चंद एक इक्का दुक्का होंगी तो होंगी, बहुत कम होंगी, लेकिन दुबई में बहुत है, सऊदी में बहुत है, इसके अलावा यूएस यूके में बहुत है, क्योंकि वहां पर अमीर लोग रहते हैं, तो उन्होंने अपना टारगेट मार्केट ही उस कंट्री को रखा हुआ है जहां पर इनकम लेवल अच्छी रहती है, जहां पर उनको पैसा कमाने का मौका मिलता है। गवर्नमेंट को हेल्प करती है टैक्स प्लानिंग में, ये एडवांटेज भी आपको पता है। हाउ एवर डिफिकल्ट टू मेजर, देखो बेटा सीधी सी बात है, जिस भी चीज में कैलकुलेशन होगी उसमें एक्यूरेसी के प्रॉब्लम आएंगे। दूसरी बात यहां पे क्या है बेटा, आप लोगों को नहीं पता कि मेरी इनकम क्या है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों की इनकम क्या है, तो एक्यूरेसी का मसला हमेशा होगा, एक्यूरेसी का मसला हमेशा होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद वाईडी में चेंज ओवर टाइम, बेटा आज एक प्रोडक्ट नॉर्मल है, हो सकता है कल को जाके वो इंफीरियर हो जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूं, नोकिया, आज से 15 साल पहले नोकिया जिन प्रोडक्ट था, बादशाह था वो अपनी मार्केट का, लेकिन आज कोई पूछता भी नहीं है उसको, आज सब यूज करते हैं कीपैड वाले फोन, क्यों, तो वो ये जो जो क्या कहते हैं गार्ड और ये रक्षे वाले और ये सब यूज करते हैं, वो नोकिया प्रेफर करते हैं, क्योंकि नोकिया इज एन इंफीरियर गुड, नोकिया की पावर गई, वो एक टाइम पे नॉर्मल था, अब नहीं है, ठीक है। डजंट कंसिडर अदर फैक्टर्स, यानी कि यहां पर हम लोग जो हैं वो क्या लिखा हुआ है कि हम लोग प्राइस वगैरह को कंसिडर नहीं कर रहे, टेस्ट को कंसिडर नहीं कर रहे, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। लेस यूजफुल फॉर नेसेसिटीज, बेटा कोई मेडिसिन है, फूड आइटम है, तो उसके अंदर तो हम लोग वाईडी का कोई लिंक ही नहीं है ना, कोई काम लेना देना है ही नहीं, ठीक है। नॉट रिलायबल फॉर न्यू प्रोडक्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा नए प्रोडक्ट के लिए ये रिलायबल नहीं होता, रीजन बीइंग कि हम लोग वाईडी डिसाइड करते हैं अपने पास्ट ट्रेंड्स पे, कि मेरा जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है। अब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो उसके अंदर तो हम लोग इस चीज को जज ही नहीं कर सकते ना। अच्छा, एक और मसला जो यहां पर ऐड नहीं हुआ हुआ, लेकिन मैंने हैंड रिटन नोट्स में उसको ऐड किया हुआ है, वो क्या है कि देखो, अ प्रोडक्ट कैन बी नॉर्मल फॉर वन इंडिविजुअल एंड इंफीरियर फॉर अनदर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि एक बंदा जो सारी जिंदगी मोटरसाइकिल पे घूमा है, उसके लिए मेहरान गाड़ी नॉर्मल होगी, नॉर्मल गुड है, एक्सपेंसिव गुड है। लेकिन वो बंदा जो लैंड क्रूजर में घूमता है, उसके लिए मेहरान इंफीरियर गुड होगी। तो ये भी एक मसला है कि हर बंदे के लिए प्रेफरेंस लेवल अलग होती है। फिर एक मसला, बीइंग अ प्रोड्यूसर या बीइंग अ गवर्नमेंट, हमें कंज्यूमर्स की प्रॉपर इनकम के बारे में मालूमात नहीं होती। भाई आपको नहीं पता मैं कितने पैसे कमाता हूँ, गवर्नमेंट को नहीं पता मैं कितने पैसे कमाता हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट को क्यों नहीं पता कि मैं कितने पैसे कमाता हूं, क्योंकि बेटा जो कैश ट्रांजैक्शन होती है वो रिकॉर्ड नहीं होती, जो अकाउंट में गिर रहे हैं वो पैसे नजर आ रहे हैं, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे लिखे हुए हैं वो पैसे नजर आ रहे हैं, बट जो आप कैश में डीलिंग करते हैं वो पैसा नजर नहीं आ रहा। अब क्योंकि गवर्नमेंट को ये बात नहीं पता कि मैं कितने पैसे कमा रहा हूं, तो मैं यहां पे करता हूं टैक्स चोरी, इसे हम लोग कहते हैं टैक्स इवेजन। मैं क्या कर रहा हूं, टैक्स चोरी कर रहा हूं, जिसे हम लोग टैक्स इवेजन कहते हैं, ठीक है। अब इस चीज को समझो, एक होता है टैक्स इवेजन और एक होता है टैक्स अवॉइडेंस, दोनों में फर्क क्या है। टैक्स इवेजन का तो मतलब सीधा सीधा ना कि आपने टैक्स चोरी की, जो कि इलीगल है, आपको जेल भी हो सकती है, ये टैक्स इवेजन है। टैक्स अवॉइडेंस क्या होती है, टैक्स अवॉइडेंस ये होती है कि आपने टैक्सिंग सिस्टम में लूप होल ढूंढ के अपना टैक्स बचा लिया, आपने टैक्सिंग सिस्टम में लूप होल ढूंढ के अपना टैक्स बचा लिया। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई एक बंदा एक प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर सकता है, अगर उसने एक से ज्यादा प्रॉपर्टी अपने नाम पे की तो उसको उस प्रॉपर्टी पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक से ज्यादा प्रॉपर्टी आपकी हुई तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, मैंने एक प्रॉपर्टी अपने नाम पे ली, एक प्रॉपर्टी अपने अब्बा के नाम पे ले ली, एक प्रॉपर्टी अपनी अम्मा के नाम पे ले ली, 3 प्रॉपर्टियां हो गई, और मुझे किसी पे भी टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा, क्यों, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट की कोई खिलाफ वर्जी थोड़ी की है। गवर्नमेंट ने कहा था भाई जो प्रॉपर्टी आपके नाम पर है अगर एक से ज्यादा हुई तो आप टैक्स पे करेंगे, मेरे नाम पर तो एक ही है, एक मेरे बाप के नाम पे, एक मेरी माँ के नाम पे, समझे। तो मैंने टैक्सिंग सिस्टम में से अपना टैक्स बचा लिया, इसे कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। क्या बोलते हैं, टैक्स अवॉइडेंस, लीगल तरीके से टैक्स की बचत करना। समझ गए हैं बात को। क्लियर हो गई है बेटा कहानी सारी। कोई टेंशन वाली बात